नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। मैं सुमित गोयल आप सभी का इस एसएससी सीजीएल रीजनिंग के पीवाईक्यूज की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम आपके लिए इस सीरीज में कंटिन्यू 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 2 का कंप्लीट एग्जाम सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपका टारगेट सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस कोई भी एग्जाम हो, पीवाईक्यूज को करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और सारे एग्जाम के पीवाईक्यूज की सीरीज आपके लिए हम कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस सीरीज में 19 सितंबर के इस पूरे पेपर का आप कंप्लीट एनालिसिस करना, एक एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, मेरे साथ साथ चीजों को समझने का प्रयास करना और ट्राई करना कि आप एक एक सवाल को हल कर पाएं, पूरी बातों को समझ पाएं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। क्या दिया गया? एक शब्द दिया गया बेटा आइसोलेटेड, कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से और व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी कि हमें जो वर्ड दिया गया वो है आइसोलेटेड, ISOLATED। ध्यान रखना, वॉवल को तो चेंज करना है अगले अक्षर से, यानी आई की जगह पे आएगा जे, ए की जगह, ओ की जगह पे आएगा पी, ए की जगह पे आएगा बी, ई की जगह पे आएगा एफ। और व्यंजन को करना है पिछले लास्ट वाले से, यानी एस की जगह पे आएगा आर, एल की जगह पे आएगा के, टी की जगह पे आएगा एस और डी की जगह पे आएगा सी। वॉवल को तो चेंज कर दिया अपने उसके लास्ट वाले से, सॉरी नेक्स्ट से, और कॉन्सोनेंट को उसके पिछले चेंज कर दिया। तो ये एक नया अरेंजमेंट बन गया। अब सवाल ये है कि इस प्रकार बने अरेंजमेंट में लेफ्ट साइड से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर है बेटा पी और बाएं से दूसरा अक्षर है आर, यानी पी और आर के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? How many letters between P and R in English alphabet? तो अल्फाबेट में आप जानते हैं P, Q, R। P और R के बीच में केवल एक ही अक्षर होता है, तो सवाल का उत्तर बनेगा 1। कितने अक्षर हैं P और R के बीच में? एक। सवाल का उत्तर बनेगा 1। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल बेहद आसान है और उसी कड़ी में एक और भी आसान क्वेश्चन दिया, नंबर 2। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? एक सीरीज दी गई बेटा सामने आपके, और सीरीज में कुछ कुछ ब्लैंक दिए हैं, और इवन मैं तो कहूंगा कि ब्लैंक ज्यादा हैं, दिए अक्षर 4 ही हैं। तो हमें ऑप्शन से भी हेल्प लेनी होगी और देखना होगा मैच क्या होगा। लेकिन ऐसे सवालों को हल करने का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आप इन्हें काउंट करते हैं, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करते हैं। जैसे 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल आपको अक्षर मिलते हैं 12, 12। सर 12 का मतलब या तो आपने 3-3 के 4 फैक्टर किए होंगे या आपने 4-4 के 3 किए होंगे। तो अगर मैं एक बार कॉमन सेंसेस समझने के लिए 3-3 के फैक्टर करता हूं, देखिए काफी हद तक बात समझ में आ रही है। इन दोनों में ही स्टार्टिंग का अक्षर एल है, तो उम्मीद है इनमें भी एल होगा। सेकंड अक्षर आप यहां बी बता रहे हैं, तो सब में ही बी आएगा। थर्ड लेटर बच्चों, थर्ड लेटर इसमें एक जगह पर आपने ए दिया है, तो सब में ही ए आ सकता है। यानी 3-3 में ब्रेक करने पर पूरा ऑर्डर बन रहा है LBA 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 LBA। यानी मैं आपसे कह सकता हूं, हमने ब्लैंक में क्या फिल किया? LA LB BA BA। अक्षर 12 में से 3 2 5 3 8, 8 तो मिसिंग है, केवल 4 ही दिए थे। फिर भी अनुमान लग गया कि LAL BBABA, यानी LAL BBABA, ए आपकी सीक्वेंस फिलअप होगी। थोड़े सवाल आपको टफ लग सकते हैं कि सर लेटर दिए तो कम है, पूछे ज्यादा है। तो पहले आप इन्हें काउंट करना, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना। फैक्टर में डिवाइड करते ही आपको सिमिलरिटी मिलेगी और सिमिलरिटी से अपनी बात को मैच कर पाएंगे। आसान। नंबर 3, तुरंत ट्राई कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी कहें तो कॉमन कोडिंग का,
इट इज रेनिंग का कोड है DYPOKO, इज रेनिंग नाउ POJOKO, इज नाउ इट POJODY। तो इसमें कहा गया रेनिंग के लिए कोड क्या होगा। देखिए वैसे मैं बताऊं आपका पेपर ऑनलाइन है बच्चे, गिलास कर, पेपर हमारा ऑनलाइन है, हमें एग्जाम में सवाल को लिखकर सॉल्व नहीं करना है, ऑनलाइन स्क्रीन पर देखेंगे और यूं ही सॉल्व कर देंगे। उसके लिए जाइए ऑप्शन एलिमिनेशन पे, क्या करेंगे बेटा सुनिए, इट इज रेनिंग, रेनिंग वर्ड दिया है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि DYPOKO इनमें से उत्तर बनेगा, JO तो कभी संभव ही नहीं है क्योंकि रेनिंग इसमें है, DYPOKO इनमें से उत्तर बनेगा, तो आप कहोगे सर JO तो मुमकिन ही नहीं। अच्छा एक तुम्हें वर्ड दिया है इज नाउ इट, इज नाउ इट, इसके अंदर रेनिंग नहीं है, तो इसका कोड देखिए PO, ये भी आंसर नहीं होगा, JO ये भी आंसर नहीं होगा, DY ये भी आंसर। एलिमिनेशन कीजिए, इज नाउ इट, इसके कोड थे PO JO DY, मुझे रेनिंग का कोड चाहिए, तो आप कहना PO JO DY उत्तर नहीं होंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों KO। ये होता है तरीका, जब आप सवाल को लिखेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ऑनलाइन देखकर सॉल्व कर देंगे। पर अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से सब टॉपिक पढ़ रहा है, जीरो लेवल से, फाउंडेशन कोर्स नहीं पढ़ा, वो चाहते हैं कि अगर हम लिखकर करें तो कैसे कोड आएगा, तो वो भी मैं आपकी हेल्प की देता हूं कि DYPOKO। इसी प्रकार इज रेनिंग नाउ, इज रेनिंग नाउ, इसका कोड बनना चाहिए POJOKO। इज नाउ इट, इज नाउ इट, इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा POJODY। तो टोटल मिलाकर हमारे जो सारे कोड हैं वो सारे हमने फाइंड आउट कर लिए, सारे हमने चेक कर लिए। अब आप गौर कीजिए, तीनों में ही कॉमन मिल रहा है मुझे इज, इस साइड हमें तीनों में कॉमन मिल रहा है PO। बच्चों इसमें ऑर्डर सीक्वेंस का कोई काम नहीं होता, तो आपने कहा इज का कोड सर कॉमन मिल रहा है PO, टिक कर देंगे। फर्स्ट में और सेकंड को अगर मैं गौर से देखूं बेटा, तो रेनिंग शब्द कॉमन मिल रहा है और इधर आपको मिल रहा है KO, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो रेनिंग का कोड क्या होगा KO। अगर लिखकर सॉल्व करोगे तो इतनी कहानी करनी पड़ेगी, मैं तो कहता हूं आप ऑप्शन से मेंटली कीजिए, पेन उठाने की भी नीड नहीं है, उत्तर हमारा आ जाएगा बड़े आराम से। नंबर 4 क्वेश्चन, सवाल में आपको दिया गया डाइस, और डाइस में आपसे क्या कहा गया बच्चों कि XATS XMR। सर कोशिश ये करना, अगर इसमें आपको एक सरफेस कॉमन दिख जाए तो कॉमन से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज रोटेट करना। सर कॉमन इनमें X है, तो XST XRM कॉमन से स्टार्ट करना है। ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन था X, सर X से तुमको शुरू करना है और क्लॉकवाइज घूमना है, तो XST XMR। हमारा क्वेश्चन था कि बताइए R के अपोजिट में क्या आएगा, सर R के अपोजिट में आएगा S। किसके अपोजिट में क्या है आप वेरीफाई कर सकते हो, XXT XRM, तो S के सामने क्या बनना चाहिए R। R is the correct answer, R is the right answer। Each and every question is very very simple, बस चेक करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने आने चाहिए। अगला सवाल बहुत ही शानदार है, इस टॉपिक का नाम है बच्चों क्लासिफिकेशन, या हम इसे कह सकते हैं वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, इसका बच्चों अर्थ होता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब कि जो 4 नंबर के सेट दिए हैं ना, इनमें 3 चीजें एक जैसी हैं। 3 नंबर्स आर इन अ सर्टेन वे आर सिमिलर, एक उनमें से डिफरेंट होगा, वो ढूंढिए। अब अगर आप इस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो हो सकता है एकदम से लॉजिक समझ में नहीं आए,
पर मैं आपको बताना चाहूंगा कॉमन सेंस से, प्यारे बच्चों, इन सब में ये सारे ही आपने स्क्वायर नंबर लिखे हैं। आप अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बात बच्चे आपको बताई जाती है, आपको एडवाइज्ड है कि ज्यादा नहीं तो 40-50 तक के स्क्वायर तो आपको लिखे आने चाहिए बेटा। ये आपको याद होने चाहिए कि अगर कभी सामने कोई स्क्वायर नंबर आए तो आप उसको देख के ये आइडेंटिफाई कर पाए कि यस दिस इज अ स्क्वायर नंबर। जैसे 784 जो होता है ये 28 का स्क्वायर है, 961 बेटा 31 का स्क्वायर है। ओके, 1156 34 का स्क्वायर है और ये 35 का स्क्वायर। 1764 ये 42 का स्क्वायर है और ये प्यारे बच्चों 43 का स्क्वायर है। 39 का स्क्वायर है और ये 40 का स्क्वायर। यानी कि अगर आप ये चेक कर लेवें कि किस किस के स्क्वायर हैं तो आई थिंक आपको लॉजिक मिल जाएगा। आप कहना जी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अलावा बाकी तीनों कॉन्जुकेटिव नंबर के स्क्वायर हैं, लगातार संख्याओं के वर्ग हैं। 42 43, 39 40, 34 35, 28 31। तो बाकी सब में तो कॉन्जुकेटिव है, यहां बच्चों आपको 3 का डिफरेंस मिल रहा है। सो ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। वी कैन डू इट, वी कैन सॉल्व इट, वी कैन ट्राई इट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। आसान? जी हां सर। अगला एक क्वेश्चन दिया गया बहुत ही सिंपल। ये एक प्रकार से एनालॉजी का क्वेश्चन है, पर ये एक सवाल जीके और जीएस का सवाल आ गया सर। आप जो जीके पढ़ते हैं, नॉर्मली जीवन में सुनते हैं, रोज सुनते हैं बेटा वर्ड्स ये न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है, जानते हैं। और लिखा है बेटा वेलिंगटन। वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। ये आपके सामने लिखा हुआ है देश का नाम और ये लिखा है यहां की राजधानी का नाम। कंट्री एंड कैपिटल। अब देखो मैं आपसे कहूं बेटा कि आप दुनिया में जितने देश हैं सबकी कैपिटल याद कर लीजिए, सारी नहीं होती हैं, पर जो मेजर है, जो कहीं चर्चा में रहते हैं, कभी करंट में किसी बात से रहते हैं, उनकी कैपिटल तो अपने काम आनी चाहिए। तो आप जानते हैं न्यूजीलैंड और वेलिंगटन का एक रिलेशन है, कंट्री कैपिटल का एक रिलेशन है, दोनों का आपस में संबंध है। सेम जानकारी कहां बननी चाहिए? इजिप्ट, ट्यूनिस। इजिप्ट की कैपिटल ट्यूनिस नहीं है आई थिंक। साउथ कोरिया की तो सियोल है, साउथ कोरिया की सियोल है, ये भी नहीं है। चाइना की कैपिटल तो बीजिंग है, हांगकांग नहीं है सर, बीजिंग है। इथोपिया की एडिस अबाबा, एडिस अबाबा इथोपिया, या इट मे बी राइट। इथोपिया की जो कैपिटल है वो है बेटा एडिस अबाबा। ये पॉइंट बनना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी थोड़ा इसको एक बार और वेरीफाई कर लीजिएगा। कंट्री और कैपिटल के रिलेशन में न्यूजीलैंड और वेलिंगटन देश और राजधानी है, सेम पॉइंट मिल रहा है ऑप्शन की दी गई। चाइना की है और इसकी मैं याद नाम नहीं कर पा रहा हूं, बाकी मेरे हिसाब से ट्यूनिस तो नहीं है। इथोपिया मैंने कहीं पढ़ा था, शायद एडिस अबाबा होना चाहिए। करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, बट रेस्ट वी कैन चेक इट, वी कैन सॉल्व इट। क्योंकि इन क्वेश्चन में रीजनिंग का कोई मामला काम नहीं आ रहा है बेटा, कोई कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट काम नहीं आ रहा है, ये जीके वाली बात है। एक आधा क्वेश्चन जीके का आपके पेपर में आ सकता है। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का एक और सवाल आया देखो, और कितना सिंपल सवाल दिया बना के आपने कि सर टॉयज आर गैजेट्स, टॉयज आर गैजेट्स। इसका हमने कोड किया है डीजे SQTY। सेम प्रकार में मैंने एक आपको कोड और दिया, गैजेट आर मशीन, गैजेट्स आर मशीन्स। इसका हमने आपको कोड दिया है MPTY डीजे।
आप जब अपने रियल के एग्जाम में ऑनलाइन में सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो इतना लिखना नहीं है। हमने आपको इसमें बात बताई, देखो बात क्या है बेटा, कि जो वर्ड दिया है टॉयज आर गैजेट्स, गैजेट्स आर मशीन, इनमें कॉमन मिल रहे हैं आर और गैजेट्स, दो चीजें कॉमन है। और जो कोड दिया गया देखो उनमें कॉमन है, एक तो टीवाई, एक डीजे, एक डीजे, एक टीवाई। तो गैजेट्स का जो कोड है ना वो या तो रहेगा डीजे या रहेगा टीवाई, या तो रहेगा डीजे और या टीवाई। हम इनमें से कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो इनमें दो चीजें कॉमन है, एक तो आर, एक गैजेट। यहां भी दो कॉमन है, एक तो डीजे, एक टीवाई। तो कहने का मेरा मतलब यह है, मोटिव यह है, अर्थ यह है, बात यह है कि टॉयज का कोड तो एसक्यू होगा कंफर्म, मशीन का कोड एमपी होगा कंफर्म, लेकिन सर गैजेट का कोड कंफर्म नहीं है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। कौन सा हो सकता है इस बारे में जानकारी नहीं है। सो बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन इज अगेन वही जानकारी दी गई, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, बोर्ड मास। ये लिमिटेड टॉपिक से भर भर के सवाल बनाते हैं बेटा। जितने क्वेश्चन बनते हैं पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 5-6 टॉपिक से ही बनते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हो गए, 2 क्वेश्चन एनालॉगी से आ गए, 2 सवाल क्लासिफिकेशन से आ गए, 2 सवाल बोर्ड मास के आ गए, 2 सवाल मिरर वाटर इमेज के आ गए। ये सब बातें पूछते हैं तो इन पर फोकस करना जरूरी है। सर के एल के एम -1 +2, टी एस यू टी -1 एस + यू, एक्स वाई डब्ल्यू, सर ये +1 है और -2 है, एच -1 +2। अगर मैं इन चारों के पैटर्न को देखूं तो -1 +2 -1 +2 -1 +2, पर बी में ऐसा काम नहीं कर रहे। क्लासिफिकेशन आप तभी कर सकते हैं जब 4 में से 3 बातें सेम मिले। जब 4 में से 3 बातें एक जैसी होंगी तभी एक पॉइंट अलग होगा, एंड द डिफरेंट पॉइंट विल बी अवर आंसर। उसी को अपना उत्तर मानना होगा बेटा। आसान बात। लो बताइए, ये तो मतलब एसएससी के फेवरेट टाइप में से है कि पेपर में बोर्ड मास का सवाल नहीं आए, ये तो कैसे मुमकिन बात है। तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, बड़े आसान से नंबर है, तुरंत बताइए उत्तर क्या बनेगा। लेकिन ध्यान रखना प्लस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज, माइनस एंड डिवीजन आर इंटरचेंज। बच्चों गौर करना, जहां जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां डिवाइड, जहां डिवाइड है वहां माइनस कीजिए। अगर मैं ये काम करूं 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 42 मल्टीप्लाई 13 एंड -2, गौर कीजिए मैंने माइनस के स्थान पे डिवीजन किया है, डिवीजन के स्थान पे माइनस किया है, मल्टीप्लाई पे प्लस और प्लस पे मल्टीप्लाई। और प्यारे बच्चों इसके बाद तो आपको बोर्ड मास का नियम लगाना ही लगाना है। ऐसा मत कहिएगा कि बोर्ड मास के बिना आंसर बनेगा, कभी नहीं बनेगा बेटा। पहले करना है डिवाइड 8, 42 का आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 × 4 520, 520 एंड 26 546 -12, ये बनेगा 554, माइनस करेंगे 12 तो बनेगा 542। 542 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। या कैलकुलेशन में गलती मत करना, नंबर को मल्टीप्लाई ठीक से करना बच्चे। कई बार बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में मिस्टेक करते हैं, ऐसी गलती से बचिए। और गलतियों से बचने का एक ही तरीका है, आप इन पर लगातार अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस होगी उतना रिजल्ट शानदार आएगा। रीजनिंग ऐसे बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है कि हम सॉल्व ही ना कर पाए, ऐसा नहीं है। बस कॉमन सेंस आपको आना चाहिए, चीजों पर बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, नंबर 10 क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑफ नंबर सीरीज। और अगर मैं इस नंबर सीरीज को एक पल के लिए देखूं
तो ऐसा मुझे आइडिया पड़ रहा है कि सर लगभग सारे नंबर डिफरेंस के बेस पे तो दिए होंगे, कोई आसपास की जानकारी दे रहे हैं और उनमें कुछ माइनस कर रहे हैं। कितना देखो एक बार, 5 - 2 किया 3, 12 - 8 किया 4, 5 - 3 243। सर पहले आपने 243 माइनस किया है, 382 301 में 81 माइनस किया है, 301 ये बन गया 27 और ये माइनस किया हुआ 9। ओ तो अगर आप इस लॉजिक को देखें बेटा, ये सब 3 की पावर चल रही है, ध्यान दीजिए। 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आता है 9, 3 का क्यूब होता है बेटा 27, 3 की पावर 4 होती है 81, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। ये लॉजिक ऐसा है बेटा कि 3 की पावर 5, यूं कहिए आसान भाषा में, डिफरेंस को 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया और 3 से डिवाइड कीजिए, उत्तर बनेगा 262। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बीच का डिफरेंस है ना वो 3 की पावर के अकॉर्डिंग चल रहा है, 3 की घात के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो 3 की पावर को मैनेज करेंगे, अगली बातें सॉल्व हो, अगला पॉइंट चेक हो जाएगा। तो कहीं कोई डाउट नहीं है, बातों को वेरीफाई करना आना चाहिए और ये तभी कर पाएंगे जब आप सब बेसिक चीजों को डिवाइड करना, माइनस करना, प्लस करना सीख पाएंगे। सिलोलिज्म कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आप ये जानते हैं बच्चों कि सिलोलिज्म में आपको जो स्टेटमेंट दिया जाता है इसको रियल लाइफ से मैच नहीं करना होता। इन स्टेटमेंट को ट्रू मानिए, इनको सही मानिए और स्टेटमेंट के बिहाव पर आप अपने कंक्लूजन को जांचिए। जैसे ऑल टीचर आर डांसर, ऑल टीचर आर डांसर, बच्चों ये सारे टीचर हैं, ये डांसर हैं। ऑल डांसर आर इंजीनियर, सारे डांसर भी इंजीनियर हैं। ऑल टीचर आर डांसर, ऑल डांसर आर इंजीनियर एंड सम इंजीनियर आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सम इंजीनियर आर ब्यूटीफुल। रिपीट करना चाहूंगा, एक बार गौर कर लीजिए। ऑल टीचर आर डांसर, ऑल डांसर आर इंजीनियर, सम इंजीनियर आर ब्यूटीफुल। पहला, ऑल टीचर आर ब्यूटीफुल, क्या सारे टीचर ब्यूटीफुल हैं? सर होने को हो तो सकते हैं लेकिन बात सही नहीं है पार्शली। वैसे टीचर ब्यूटीफुल होते हैं रियल लाइफ में, पर यहां हम कहेंगे सर हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये सिलॉक्स है, यह रियल लाइफ का कोई मामला काम नहीं करता। प्यारे बच्चों, सम डांसर्स आर ब्यूटीफुल, डांसर भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं लेकिन डांसर और ब्यूटीफुल का रिलेशन नहीं दिया। तो कंक्लूजन बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ना तो पहला अनुसरण करता है ना ही दूसरा, दोनों पॉइंट गलत हैं। और जब दोनों पॉइंट गलत हैं तो आंसर आएगा नाइदर 1 नॉर 2। वाह, ये इस बार एसएससी ने नया क्वेश्चन दिया था, सेमी सर्किल पूछे, सेमी सर्किल, हाउ मैनी सेमी सर्किल इन दिस गिवन फिगर। कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, केवल आपको सेमी सर्किल देखने हैं। तो अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं, देखो 1 2 3, 2 बड़े भी हैं 4 5, एक और भी बड़ा है 6 7। तो पूरी आकृति में अगर सेमी सर्किल देखे जाएं तो मेरे हिसाब से होने चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6, एक लास्ट में और आ गया 7 सेमी सर्किल होने चाहिए। 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द करेक्ट आंसर। यह है बच्चों एक शानदार सवाल। ऐसे सवाल होते हैं जिन पे आपको थोड़ा टाइम खर्च करना पड़ता है, इसलिए जो क्वेश्चन इजी होते हैं उनसे टाइम बचाइए, इनको दीजिए। बैलेंस करना है, पेपर सिर्फ एक्यूरेसी का नहीं है, एक्यूरेसी के साथ में स्पीड का भी है। बता रहा हूं, गौर कीजिए। $A B का मतलब है ए बी के पिता हैं, ओके, एंड बी का मतलब है ए बी का ब्रदर है, ओके, ए स्टार बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, ओके, हैश का मतलब है ए बी की बेटी है।
कौन सा ऑप्शन आपको यह बताएगा कि एस एम के पति के भाई की पत्नी है? एस जो है ना, एस, वो एस इज द हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ ऑफ एम। एम का कोई हस्बैंड है, उनके भाई है की पत्नी है। दोस्तों इस पूरी बात में आप समझो, मेरे को एस का जेंडर चाहिए फीमेल और एम का जेंडर भी चाहिए फीमेल। हालांकि वैसे तो मैं पूरे ऑप्शन चेक करूंगा, मैं चारों ऑप्शन चेक करूंगा, लेकिन चारों को चेक करने में टाइम जाएगा। तो थोड़ा सा तरीका लगा सकते हैं सर, एस एम के पति के भाई की पत्नी है तो एस का जेंडर फीमेल है, एम का जेंडर भी फीमेल है। ये बात कर रहा है एम के पति, तो एम भी फीमेल हुई। अब गौर करना, एस कहां लिखा हुआ है सर? एस एंड एफ। एस एंड एफ का मतलब होता है कि एस एफ का भाई है। देखिए, ए एंड बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो एस एंड एफ, मैं खाली एस को देख रहा हूं, मैं खाली एस को देख रहा हूं, एस एफ का भाई है। इस क्वेश्चन में एस का जेंडर मेल होगा, और अगर एस का मेल है तो उत्तर नहीं है। यहां भी सेम मिल रहा है, यहां भी सेम मिल रहा है, ये तीनों ही उत्तर नहीं है बेटा। गौर करना, बार बार कह रहा हूं, एस एम के पति के भाई की पत्नी है, एस तो फीमेल होगी। एस एंड एफ का मतलब एस एफ का भाई, एस एंड एफ का मतलब एस एफ का भाई, एस एफ का भाई। ए सी डी तीनों में एस का जेंडर आ रहा है मेल, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते। तो भैया एक ही ऑप्शन बचाना, क्यों डायग्राम बनाना है पूरी बातों पे? एग्जाम में तो जल्दी करके आना था, तो बी आंसर करके आएंगे। आपने कहा सर मैं तो घर पे चेक करूंगा कि क्या वास्तव में है। हाँ करा रहा हूं ना, देखो आई हैश एम का मतलब आई एम की बेटी है। आई जो है आई वो एम की बेटी है, हमने कहा ठीक बात। जे फैक्टोरियल आई का मतलब होता है जे आई का पिता है, जे आई का पिता है तो एम उसकी मम्मी होगी, उसके पति का नाम जे होगा। एफ एंड जे का मतलब, एंड का मतलब भाई, तो भैया एफ जे का हो गया भाई। लास्ट दिया स्टार, स्टार का मतलब पत्नी, तो एस हो गई इसकी पत्नी। अब देखिए हमने जो बताया था कि एम के पति के भाई की पत्नी कौन है? एस। एस कौन है? एम के पति के भाई की पत्नी, तो हम कहना सर जी इसका उत्तर बी। लेकिन अगर आप ये एग्जाम वास्तव में एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे होते हैं तो फिर आप कोई डायग्राम वायग्राम करने की नीड नहीं है सर। बाकी तीनों में एस का जेंडर बन रहा है मेल, बी में मेल नहीं बन पा रहा, वही आंसर है। ऐसे आसान तरीके समझने होते हैं, इन्हीं के लिए तो फाउंडेशन कोर्स पढ़ा जाता है कि चीजें आप तुरंत कर पाए। कोई व्यक्ति सवाल को 2 मिनट में करेगा, कोई आप जैसा बालक 20 सेकंड में कर देगा, फर्क वहीं से आता है। यही समझना है। तो पेपर केवल एक्यूरेसी का नहीं है, एक्यूरेसी और स्पीड का बैलेंस है। नंबर 14, द क्वेश्चन नेम इज एनालॉगी। और मेरे बच्चों एनालॉगी का मतलब होता है सादृश्यता, समानता, सिमिलरिटी। कहने का मतलब 13 एंड 55 का एक रिलेशन है, 23 एंड 105 का सेम रिलेशन है। वो सेम रिलेशन कहां बनना चाहिए? 13 से 55 कैसे बनाओगे? आपके मन में आ रहा होगा 13 गुना 4 करेंगे 52, 3 जोड़ देंगे, पर 23 गुना करेंगे 92 92, उसमें 3 जोड़ेंगे 95 आएगा। बात बन नहीं पा रही। क्या कुछ ऐसा करके देखें कि 13 इंटू 5 65 माइनस 10, यस। 23 इंटू 5 115 माइनस 10, ओह करेक्ट। जैसा लॉजिक इधर दिया था वैसा ही वहां दिया था। एनालॉगी का मतलब होता है समानता। समानता का मतलब दोनों में लॉजिक एकदम सेम बनना चाहिए, दोनों में कहानी एकदम एग्जैक्ट डिटो आनी चाहिए। तो ट्राई करेंगे ना। आपने कहा जी 11 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 55, उसमें से तो 4 ही माइनस किया आपने।
7 का आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से 35 माइनस आपने 9 किया हुआ है सर, मैं तो -10 ढूंढ रहा हूं। 29 का आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 145 माइनस तो बहुत सारा किया हुआ है, तो 145 माइनस किया 32। यहां मुझे अपनी बात मिल रही है। वैसे भी आपको पता था कि 31 गुना 5 करोगे 155, 10 यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दी गई बात के सिमिलर है और वही आपके सवाल का उत्तर बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से करना। और हर पेपर, अगर बच्चों आज तो हम ये पढ़ रहे हैं पेपर 19 सितंबर का, जितने पहले भी हुए हैं आपने उन सबकी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो देखिए, इस कंप्लीट चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हर एक पेपर में एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन दिया है। और मैं अभी आने वाले कुछ टाइम बाद आपके लिए स्पेशली फिगर सीरीज की क्लास भी करवाऊंगा, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से लॉजिक एसएससी ने दिए हैं और बड़े फिक्स। आप स्ट्रक्चर समझिए। आपको पहला काम यह देखना है कि कहीं कोई कंटिन्यू पैटर्न तो नहीं चल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग से लास्ट तक का पैटर्न एकदम सेम चल रहा हो। सर अगर चल रहा होगा तो पहले आपको देखना होगा कि भैया कि देख के बताओ ना पैटर्न सेम चल रहा है क्या। कैसे देखेंगे सर? किसी भी एक स्पेस को पकड़ो। सर 6 अगली बार सेंटर पे आया, सी सेंटर पे नहीं आया, तो मतलब कि कंटिन्यू पैटर्न तो मुझे नहीं मिल रहा। इसका मतलब आप ये देखना कि 1 से 2 और 3 से 4 में सेम मिल रहा है क्या? 1 से 2 का कॉन्सेप्ट 3 से 4 के कॉन्सेप्ट के सेम मैच हो रहा है। देखो इसका 6 है अगली बार सेंटर में, इसका 1 अगली बार सेंटर। हाँ, और देखिए इसका 2 अगली बार राइट में नीचे, इसका P अगली बार राइट में नीचे, उठापटक सेम है। सर इसका P ऊपर चला गया, इसका इक्वल ऊपर चला गया, तो सारे मैच करने की नीड नहीं है। आप इतनी सी बातों को समझेंगे तो भी जान पाएंगे कि 1 से 2 का 3 से 4 का पैटर्न सेम, तो जान लीजिए 2 से 3 और 4 से 5 भी सेम हो। जो कार्यक्रम 2 से 3 में चल रहा है वही कार्यक्रम 4 से 5 में होगा। 2 और 3 का मामला 4 और 5 के सेम चलेगा। जैसे आप देखो इसमें टॉप साइड पे सी लिखा हुआ था, अगली बार में एकदम बॉटम पे आ गया, एकदम नीचे आ गया सी, उसी लाइन में नीचे। तो यहां टॉप पे 2 लिखा हुआ है, एकदम लास्ट में 2 आएगा। सर मैं क्या देख रहा हूं, जो कंटेंट 2 से 3 में है वही कंटेंट 4 से 5 में चलना चाहिए। जैसे ही मैंने 2 देखा ना, ऑप्शन ए और सी दौर से बाहर हो गए। अब आप समझिए सर, इसमें जो यहां P लिखा था इस लाइन के फर्स्ट में आ गया, इसमें इक्वल टू लिखा है ना, वो लाइन के फर्स्ट में आ जाएगा। लाइन के फर्स्ट में तो केवल इसी ऑप्शन में है, ये तो खत्म। आप कुछ और भी मैच कर सकते हैं सर। आप यहां देखिए, इसमें यहां पर M था, ये बीच में आ गया, यहां C है, ये बीच में आ जाएगा बच्चों। बीच में 6 है, ये राइट में खिसक गया, बीच में 1 है, ये राइट में खिसक जाएगा। इक्वल टू C1, इक्वल टू C1। सर और देख लीजिए, नीचे यहां 1 है, ये ऊपर चला गया, नीचे यहां 6 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो पूरे चाहे मैच मत कीजिए, 1-2 बातों को जान लीजिए तो भी ट्रेस कर पाएंगे कि 1 2 3 4 अगर सेम है तो 2 3 4 5 भी सेम होंगे। सबसे ज्यादा लॉजिक ये रिपीट किया गया था एसएससी के द्वारा। ये तो एक आसान क्वेश्चन है, इसका नाम होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब बच्चों, आकृति का लेफ्ट और राइट आपको चेंज करना है, टॉप एंड बॉटम सेम होगा। 2 को अगर मैं चेंज करूंगा सेम थोड़ी बन जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज करना है भैया। मिरर इमेज में आकृति आपको ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट होंगे चेंज, टॉप एंड बॉटम होंगे सेम। सर 3 देखो, 3 से सेम नहीं बनेगा, 3 से इनमें से एक बनेगा, फिर 4 ठीक है, D ठीक है, G ठीक है, H ऐसा नहीं बनेगा। सर इन सवालों में कभी भी आपको पेन उठा के सॉल्व नहीं करना। ये कभी सोचना ही मत कि मैं इसको लिख के सॉल्व करूंगा
ऑप्शन एलिमिनेशन कीजिए, 4 में से ऑप्शन 3 गलत होंगे ही होंगे, एक राइट होगा ही होगा, वही आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों जितना आसान तो क्या पूछेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है सर, एक कोडिंग लैंग्वेज में मेन MAIN का कोड है OHBL, उसी प्रकार में मेल MAIL का कोड है MHBL। हमने आपसे पूछा है मैनी का कोड क्या बनेगा। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको आनी चाहिए बेटा, आसपास के नंबर कौन सा अक्षर कितने पे आता है ध्यान रखना। तो क्या ये समझ पाओगे, M और L में -1 है, A B में +1 है, I H में -1 है और ये +1, -1 +1 -1 +1, M L में -1, A B में +1, I H में -1 +1, -1 +1 +1 का पैटर्न। तो अगली बार बेटा देखो यहां से +1 करूंगा Z, -1 करूंगा M, +1 करूंगा B और L। सीक्वेंस लाना चाहूंगा, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1। जैसा ट्रेंड आपने इसमें फॉलो किया उसमें ऐसा ऐसा उसमें, तो ZMBL, ZMBL उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सारे ऑप्शन देखो आसपास के दिए, ZBLM, ZLMB, ZMLB। तो आप ऑप्शन पढ़ने में जल्दबाजी मत करना, ZMBL। सवाल हमें जल्दी करने हैं पर इतनी जल्दी भी नहीं करने की गलत हो जाए। एक्यूरेसी को स्पीड के साथ बैलेंस कीजिएगा। लो बच्चों, फिगर सीरीज पे तो बहुत ही प्यार आ रखा है इनका भैया, भर भर के सवाल दिए जा रहे हैं फिगर सीरीज। तुम्हें इसके 100-150 क्वेश्चन करने चाहिए ताकि कमांड पूरी हो जाए। एक बार देखो तो सही कि क्या पूरा पूरा लॉजिक एकदम सेम चल रहा है। सर फर्स्ट में यहां ट्रायंगल था, अगली बार राइट में चला गया नीचे। फर्स्ट में डी है, राइट में तो नहीं गया। अगर आपको भिड़ते ही ये बात मिल जाए तो तुरंत जान लीजिए, कहां लिखूं, तुरंत जान लीजिए 1 से 2 का लॉजिक 3 से 4 का मैच करना है। तुरंत ये बात मार्क कर लीजिए कि 1 2 3 4 को मैच करना है। पहले मैच करना है ट्रायंगल इसमें नीचे, ये साइन इसमें नीचे, या ये उल्टा टी था, ये राइट में चला गया, ये एरो था राइट में चला गया। सर ये राइट वाला एरो इधर आ गया, ये टी इधर आ गया। एग्जैक्ट आकृति को चेंज किया है हमने। 1 2 3 4 की कहानी सेम, तो आप कहिएगा तुरंत सर 2 3 4 5 भी सेम हो। 2 3 4 5 सेम। जैसा काम 2 से 3 में होगा ना, वैसा काम 4 से 5 में होगा। क्या किया सर, देखो इस वाली आकृति को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। आप भी इस ट्रायंगल को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, नीचे हो जाएगा। उसी प्लेस पे सेम आकृति को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, सर ट्रायंगल उल्टा बन जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उत्तर आ गया सी। बाकी काम भी कर सकते हैं सर। इस ट्रायंगल, इस टी को भी आपने 90 डिग्री घुमाया क्लॉकवाइज, इस एरो को भी घुमाओगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये बने। अब मैं बाकी के ऑप्शन पे दिमाग क्यों लगाऊं, जब मेरा उत्तर सी बन गया है तो काहे आगे परेशान होना है बेटा, हो गया। 1 और 2 का लॉजिक 3 और 4 के सेम है, तो यकीन मानिए 2 3 4 5 का लॉजिक भी एक जैसा बनेगा। आसान है ये तो। आओ सर 97 का जो रिलेशन 49 से है, 115 का वो रिलेशन 58 से है, 133 का वही रिलेशन किससे, सिमिलरिटी मैच करनी है। 97 एंड 49, 115 एंड 58, 133 और क्या। सर आप कहिए ना कि 97 और 1 होते हैं 98, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 49। 97 से 49 कैसे बनेगा,
आपने कहा सर बात बड़ी सिंपल है, दोनों 9 और 7 को ऐड कीजिए, 9 7 में 1 ऐड कीजिए 98, हाफ कर दीजिए। 115 में 1 जोड़ेंगे 116, 116 का हाफ करेंगे 58। 133 में 1 जोड़ेंगे 134, उसका हाफ करेंगे 66। नंबर्स को आपने एक ऐड करके हाफ करना है, सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है 67 में, तो 19 नंबर सवाल का आंसर बनेगा सी। कितना आसान पेपर दिया है भाई आपने। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जानते हैं बच्चों, ये जो सवाल बनते हैं ये कुछ और नहीं होते, मिरर और वाटर इमेज का मिक्सचर होता है। अगर आपने किसी पेपर को लेफ्ट राइट में फोल्ड किया है तो मिरर इमेज बनती है, ऊपर नीचे फोल्ड किया है तो वाटर इमेज बनती है। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, वाटर इमेज में टॉप एंड बॉटम चेंज होते हैं। गौर कीजिए, ये जो नीचे एरो था इधर बनाओगे नीचे ही बनेगा, यहां जो एरो बनेगा वो भी नीचे बनेगा, क्योंकि मिरर इमेज में टॉप एंड बॉटम सेम रहते हैं। नीचे वाले दोनों एरो नीचे आएंगे, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं। फिर जब ये कागज ऊपर खुलेगा तो दोनों एरो ऊपर बन जाएंगे। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट, वाटर इमेज में टॉप बॉटम। नीचे वाले दोनों एरो नीचे, ऊपर वाले दोनों एरो ऊपर चाहिए थे, ऊपर वाले दोनों एरो ऊपर चाहिए थे, यहां भी नहीं आ रहा सर। एक ही ऐसा ऑप्शन है, नीचे के एरो नीचे, ऊपर के ऊपर, तो यही जानकारी बन पा रही है और ये इसकी एग्जैक्ट मिरर है, ऊपर इनकी वाटर है। पेपर कटिंग फोल्डिंग के सवालों में इन प्रकार के कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्चुअल चीजें याद होनी चाहिए। लो बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर पे जो संबंध एनक्यूआरपी का, एनक्यूआरपी आरयूवीटी से है, वही संबंध डीजीएलएफ का एचकेपीजी से है, और वही संबंध केसीयूएम का किससे बनेगा। आपने साफ साफ इसमें लिखकर दिया हमें कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, इसका मतलब अल्फाबेट की कोई प्लेस वैल्यू उनके अक्षरों के आधार पे। सर एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे, +4 किया होगा। क्यू आता है 17 पे, यू 21 पे, +4 किया होगा। 18 4 22 मतलब 4 ऐड किया होगा। 16 4 20 का मतलब 4। सब में आपने 4 4 ऐड किया होगा। 4 और 4 8, 7 और 4 11, 12 और 4 16, 6 और 4 10। तो जो प्रोविजन आपने इस क्वेश्चन में किया सेम आपको यहां दिखा, सब में 4 4 ऐड भी कर दीजिए ना। 11 में अगर 4 ऐड करेंगे दोस्तों ये बनेगा O 15। सी में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो ये बनेगा 3 और 4 7 का मतलब G। 21 में 4 जोड़ूंगा Y, और 13 में 4 जोड़ूंगा 17, OZYQ, ऑप्शन नंबर। पूरा सवाल आपको नोट करने की ऐसे नीड नहीं है, कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, आसपास के अक्षर ट्राई कर लीजिए, खत्म बात। वाह सर कुछ करना ही नहीं है, कौन से सिंबल रखो कि रिजल्ट सही बन जाए। आपने कहा गुरुजी बोर्ड मास का नियम तो लगाओगे, मैंने कहा हां अंडरस्टूड है। अच्छा उसके बाद में देखो, इसमें जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो है डिवीजन। मैंने देखा कि यार सिंबल विंबल पुट करने के बाद में लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 एक वैल्यू है, इंटीजर है। तो हमने कहा सर डिवीजन जहां कहीं भी होगा ना तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। सुनिए मैं बात कर रहा हूं प्रायोरिटी की, पहला ऑप्शन चेक कौन सा करूं। सर डिवीजन आपने अगर ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखा तो प्रॉब्लम क्या है ना, 8 डिवाइड बाई 27, और 8 में 27 का भाग जाता ही नहीं, ये वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, 0 बनना मुश्किल है। डिवीजन अगर आएगा तो 27 और 9 में आना चाहिए। बी ऑप्शन ट्राई करें एक बार।
मैं आंसर नहीं कह रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कह सकते हैं सर? ये प्लस डिवीजन माइनस माइनस का साइन रखा मैंने सर, बोर्ड मास के नियम से ये तो हो गया माइनस का 3, देन -6 -5 माइनस का 11, 8 and 3 11 माइनस 11 0। जी हां, हमने एक ही ऑप्शन ट्राई किया और वही आंसर। जब भी कभी ऐसे कोई सिंबल पुट करने हो दोस्तों, डिवीजन की हेल्प लीजिए, बिना डिवाइड के सवाल कभी मत कीजिए। ये तो आसान सवाल है सर। 13 का संबंध दिया है 119 से, 9 का संबंध दिया है 31 से, 8 का किससे होगा? वैसे लॉजिक अच्छा है, हो सकता है किसी के दिमाग में एक बार में नहीं आए। देखो आपके मन में आएगा कि 13 into 9 कर लेते हैं, पर वहां तो 9 9 है ही नहीं, तो और क्या लॉजिक होगा? काफी बड़ा लॉजिक दिया है, अच्छा लॉजिक दिया है सर। सर सवाल यह है कि 13 का स्क्वायर है 169, माइनस किया है 50। माइनस कुछ भी कर सकते हैं, कोई एक बात के रिजिड नहीं होना है आपको। सर 9 का स्क्वायर है 81, माइनस किया है 50। 8 का स्क्वायर है 64, माइनस करेंगे 50। द करेक्ट आंसर व्हाट? दिए गए नंबर का स्क्वायर कीजिए और माइनस कर दीजिए 50, आप लॉजिक को फाइंड कर पाएंगे। सर 24 नंबर सवाल तो एक ऐसा सवाल है जो मुझे लग रहा है कि पूरी क्लास के सारे बच्चे ठीक कर लेंगे, कोई गलती नहीं करेगा। 1 3 4 और 3 7 और 3 10, हर अक्षर को अलग अलग हैंडल कीजिए। पहला अक्षर देखिए ना बेटा, तो 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10, 3 3 का ऐड। सेकंड वाले में देखो 1 1 माइनस चल रहा है, बी में 1 माइनस किया ए में 1 माइनस करोगे जेड में 1 माइनस करोगे वाई, तो जी और जेड से शुरू होगा। पूरे ऑप्शंस में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो जी और जेड से शुरू हो रहा है, तो फिर बाकी बात को तो चेक करने की नीड नहीं है। आपके सवाल का उत्तर आ गया। एन क्यू टी डब्ल्यू, सर प्लस 3 3 चल रहे हैं, नंबरिंग ऐसे दिमाग में ही सोचना। आई एच जी एफ, अगर मैं पूरा पैटर्न बताऊं तो +3 -1 +3 -1 बनना चाहिए। ए ऑप्शन इसका उत्तर बनेगा। लेटर सीरीज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सवाल भी खूब आते हैं। और ये प्यारे बच्चों, डाइस का एक सवाल दिया गया ओपन डाइस में। देखिए जब आप ये ओपन डाइस देखते हैं ना, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि ऑल्टरनेट वाले आमने सामने होते हैं। जैसे ये बैट और स्टिक होंगे ना, ये आमने सामने होंगे, तो इस वाले डाइस से जो आप डाइस बनाओगे उसमें बैट और स्टिक होंगे आमने सामने, ये नेट और गोल होंगे आमने सामने, नेट और गोल होंगे आमने सामने, और बेटा उसी प्रकार बॉल और फील्ड भी होंगे आमने सामने। बॉल और फील्ड भी होंगे आमने सामने। कोई आपसे पूछे कि भैया बताओ बॉल के अपोजिट में क्या आएगा, तो बॉल के अपोजिट में आएगा फील्ड। बॉल के अपोजिट में क्या बनना चाहिए? फील्ड। ये ओपन डाइस की कहानी होती है, किसके अपोजिट में क्या है बस यही पूछा जाता है, इसी को देखकर अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका 19 सितंबर 2024 का कंप्लीट पेपर था। एक एक सवाल के बारे में हमने कंप्लीट एनालिसिस किया और देखा कि किस प्रकार का कौन सा हमारे एग्जाम में सवाल आया और क्या उनका लेवल था। अगर बच्चों आप आने वाले किसी भी एग्जाम सीजीएल सीपीओ की तैयारी करते हैं तो ऐसे सारी पीवाईक्यूज को सॉल्व करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार आपको आगे की क्लासेस में और भी पेपर मिलते रहेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।